दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव अपने चरम पर है और अब तो केवल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में दो चरण की वोटिंग से यह रुख भी साफ हो गया है कि वोटरों का रुझान किधर है और राजनीतिक दल किस तरीके से वहां पर मुद्दे बनाने में सफल हुए हैं और कौन से मुद्दे अहम हैं जिसको लेकर के बिहार चुनाव पलट सकता है या पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम तमाम आंकड़ों के साथ भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक शेर आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे जो राहत इंदौरी साहब का है और वह शेर जो है लोगों में जोश भी भरता है। खून आंखों के चरागों में छुपा लो वरना, खून आंखों के चरागों में छुपा लो वरना, तीरगी शहर से रुखसत नहीं होने वाली। तीरगी का मतलब है अंधेरा, मतलब अंधेरा शहर से जाने वाला नहीं है। और साथ चलना है तो तलवार उठा लो मेरी तरह, अगर साथ चलना चाहते हो तो तलवार उठाओ और साथ चलो, और मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और आगे जो लाइन है राहत इंदौरी साहब ने लिखी है वह इस तरीके से है, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, और हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। हिजरत का मतलब है पलायन, मतलब अब हमसे कोई पलायन नहीं होगा। और पलायन का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण के समय में जो लोग पलायन किए हैं वह भी वोटर हैं, और वह इस चुनाव में और वह मंजर इस चुनाव में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। ऐसा बिहार में भी हो रहा है और लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव में जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यह मुद्दा बनेगा कि आखिर सरकारों ने क्या किया और आम आदमी कहाँ। बात बिहार चुनाव की, बिहार चुनाव को लेकर के कहा जाता था कि वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो वहाँ पर एक कोसी नदी का फैलाव होता है, वहाँ पर बड़ी समस्या आती है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री फैल रहे हैं। वहाँ पर भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहाँ पर विकास है क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास का सपना दिखाया है, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसा भेजते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो विकास करते हैं। वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ साथ लालू का वह जंगल राज याद किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आपके सामने है। जो वहाँ पर 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, उसमें जो पहला चरण रहा है वह 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। दूसरा जो चरण रहा है 10 नवंबर को 94 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा जो 78 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इस तरीके से अब केवल एक चरण का चुनाव बाकी है और 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दल भी समझ चुके हैं कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है और जनता किस मुद्दे पर वोटिंग कर रही है, जनता की नब्ज किस नेता ने पकड़ी है, किस पार्टी के नेता ने पकड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 साल के तेजस्वी ने 30 हेलीकॉप्टरों को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, आम आदमी के बदहाली के मुद्दे, 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का मुद्दा और आम आदमी को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का मुद्दा, जो एनडीए भुना नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के सामने नहीं आ पाई, कहा जा सकता है डर गई। और एक राम मंदिर का मुद्दा था जिसको लेकर के कहा जाता था कि उसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर सकती है। धारा 370 का मुद्दा था, उसको लेकर के भी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही साथ जीएसटी और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सामने आई और उसका दावा था कि हमने बड़ा काम किया है, हमने बड़ा विकास किया है, हमने लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर एक बड़े पैमाने पर सहूलियत दी है और लोगों को बड़ा विकास का सजबाग दिखाया है। लेकिन वो मुद्दे इस चुनाव में नहीं उठ पाए। यानी कहा जा सकता है जो नीतीश कुमार और एनडीए की जो बीजेपी का अलायंस है, वो सरकार है, वो गठबंधन है, वो पूरा गठबंधन ही डर गया। और मात्र एक 30 साल के नौजवान से लोग इस तरीके से डर गए कि नीतीश कुमार अब यह कहने लगे हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, इसलिए मुझे जिता दीजिए, और अब की बार अगर हम राजनीति में आए तो भी, नहीं आए तो भी, यह मेरा आखिरी है और मैं संन्यास ले लूँगा। यह अपने आप में राजनीति की एक नई पाठशाला शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आज तक जो भी चुनाव होते रहे हैं वह घिसे पिटे एक मुद्दे होते थे। कभी हिंदुत्व का मुद्दा उठ जाता है, कभी मुस्लिमवाद का मुद्दा उठ जाता है, कभी क्षेत्रवाद का मुद्दा उठ जाता है, लेकिन इस बार रोजगार के मुद्दे पर जनता एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। और बिहार में जो परिदृश्य बनता हुआ दिख रहा है, अगर वैसा ही हुआ
अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, गड़बड़ी इसलिए कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दिखता है अगर उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो यह मान लिया जाता है कि या तो हमारे समझ में कहीं गड़बड़ी हुई है, या तो जनता ने कहीं गड़बड़ी की है, या ईवीएम एक बड़ा फैक्टर माना जाता रहा है। जिस मुद्दे को फर्क इंडिया बार बार उठाता रहा है कि अगर अमेरिका समेत बाकी राष्ट्रों में, बाकी देशों में ईवीएम को दरकिनार किया जा सकता है तो हम ईवीएम को मरे हुए बंदर की तरह क्यों अपनाए हुए हैं। ऐसे में अगर कोई गलती नहीं हुई तो निश्चित रूप से, अगर मैं सही कह रहा हूं, तो तेजस्वी बिहार में सरकार बनाते हुए आज की तारीख में दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जिट पोल अपना दावा कुछ भी करें। दूसरी एक बड़ी बात है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश भी हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी भाषी बेल्ट है, और यहाँ को लेकर के यह कहा जाता रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का ही सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, सूरत और दिल्ली से जब लोग आए, बिहार आए, उत्तर प्रदेश आए, तो तमाम लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसमें सबसे ज़्यादा संख्या लगभग 80-85% वह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की थी। ऐसे में यह चुनाव उन लोगों के सामने अभी एक मंजर की तरह है कि किस तरीके से सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम लोगों को अभी आने नहीं देंगे, हम लोगों को सहूलियतें नहीं दे पाएंगे, हम लोगों को वहाँ पर बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाए, तमाम सरकारें नहीं कर पाई। ठीक है, संख्या ज़्यादा थी, अफवाहबाजी भी काफ़ी कुछ हुई, इसकी भी एक दलील सरकारें दे सकती हैं, लेकिन सरकार तो सरकार होती है। ऐसे में सरकार कभी आम आदमी की समस्याओं से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है, और यही वजह है कि इस चुनाव में जो भी दलीलें हैं सरकार की, जो भी एक तरीके से एक्सक्यूज हैं, जो भी दावे हैं, जो भी वादे किए जा रहे हैं, वह एकदम से हवा हवाई जनता मानकर चल रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, जेडीयू हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन वह जो दावे कर रहे हैं जनता यह मानकर चल रही है कि 5 साल तो आपका था, 5 साल हमने आपको दिया था, 5 साल में आपने क्या कुछ किया है उसका एक तरीके से पहले आंकड़ा हमारे सामने लाइए, इसके बाद बात करिए। अब बात तेजस्वी की है। तेजस्वी को लेकर के जनता के बीच भरोसा क्यों पैदा हुआ, तेजस्वी को लेकर के लोगों में क्यों कौतूहल है, तेजस्वी को लेकर के लोग वोट क्यों करने की बात कर रहे हैं। तमाम मीडिया तेजस्वी से ही सवाल कर रहा है क्योंकि पूरे बिहार में तेजस्वी एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं, जैसा मेरा एक मानना है कि जब वहाँ पर लालू प्रसाद यादव एक नेता के रूप में उभरे थे तो उस समय जेपी आंदोलन था, लेकिन आज जेपी आंदोलन नहीं है। आज केवल तेजस्वी अकेला है और वह बेरोजगारों के मुद्दे पर सामने आया है। बेरोजगार और कहा जा सकता है जो वहाँ पर भूखमरी है, परेशानी है, बदहाली है, ऐसे मुद्दों को लेकर के सामने आया है, न कि किसी नीतीश या किसी मोदी के चेहरे को भुलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है, तेजस्वी ने जो वहाँ पर आम आदमी की बात करने की एक नब्ज थी, एक परेशानी थी, उसको पकड़ लिया। यह एक अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह तो कोई भी नेता कर सकता था, लेकिन तेजस्वी ने उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। जबकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में यही आरजेडी कहा जा सकता है फेल रही है, तमाम मुद्दों को उठाने में भी फेल रही है, और तेजस्वी यादव भी अच्छा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जनता ने लोकसभा चुनाव के उलट तेजस्वी पर भरोसा जताया है, और तेजस्वी काफ़ी कहा जा सकता है रैलियां कर रहे हैं। एक युवा नेता अगर एक दिन में 20, 25, 27 रैलियां कर रहा है, वह अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है, और किसी भी युवा नेता को इस तरीके से रैलियां करते हुए नहीं देखा गया। तमाम लोग जो पत्रकार बिहार में कवरेज करने के लिए गए हैं, उनका भी यह कहना है कि तेजस्वी की सक्रियता को देख करके वहां की जनता उनकी काफ़ी तारीफ भी कर रही है, और तेजस्वी वहां के नेताओं के मुद्दों को उठाने में काफ़ी सफल रहे हैं। और यह भी सबसे अहम रहा है कि तेजस्वी ने कमाई, दवाई, महंगाई, सिंचाई और पढ़ाई जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, और जैसे मुद्दों को एक लोगों के बीच जो जगह बनती है वह बनती हुई दिखाई पड़ी है। और एक और बात है, तेजस्वी को लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने बिहार का एजेंडा सेट कर दिया। ये 30 साल के लड़के ने, 30 साल के युवा ने एक एजेंडे को सेट कर दिया, और उसके पीछे पूरा एनडीए नाचने लगा। यह अपने आप में सबसे अहम रहा, और यह वह उस युवा की एक उपलब्धि भी कही जा सकती है। इसके साथ ही साथ हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वह बिहार में कहा जा सकता है नीतीश के ऊपर भारी पड़ा है। 15 साल की कोई सत्ता में रहे और इसके बाद वह विकास का दावा करे, विकास की बातें करें और विकास के एक तरीके से स्लोगन गढ़े, वह अपने आप में जनता पचा नहीं पाई, और जनता यह जानना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार
उस 15 सालों में क्या कुछ कर पाए हैं, इसका आंकड़ा अब उन्हें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह रिटायरमेंट के करीब हैं। यही वजह है कि नीतीश खुद ही कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, यह मेरा आखिरी चुनाव है और एक बार मुझे सेवा का अवसर दे दीजिए। अगर मैं चुनाव हार गया तो भी मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसे में यह सबसे अहम है कि 7 नवंबर को किस तरीके से बिहार की जनता वोटिंग करेगी। आखिरी चरण की वोटिंग है और इसके बाद जब 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन नदीम।